हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो आंसर शेयर करूंगा और ये बस इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से आपको आंसर में अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि आंसर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है वो तो दूर की बात है, आंसर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक डायरेक्शन है। इसके लिए मैं क्वेश्चन आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है इसको। पहला सवाल है जो टेस्ट हो रहा था उसी का है। राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं? विनम्र और उग्र राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? में अंतर समझाइए। भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ? ये तीन सेक्शन है इस एक सवाल के अंदर। एक तो राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, पहला विनम्र और उग्र राष्ट्रीयता में क्या अंतर है, और भारत में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। अब इन्होंने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से बद्ध किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और भक्ति की भावना उत्पन्न करती है। राष्ट्रवाद एक मानसिक मनोवृत्ति है जिसमें राष्ट्र का जन समुदाय स्वाभाविक रूप से एकता के सूत्र में बंधे होते हैं एवं स्वदेश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीयता होती क्या है इसको समझाया है। उसके बाद अब दोनों में डिफरेंस भी दिखाना है। तो राष्ट्रवादी दो विचारधारा से संबंध रखते हैं, विनम्र राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद। इसमें अंतर निम्नलिखित है। अब देखो अंतर क्या है। अंतर के लिए इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और बीच में लाइन खींच दिया। इधर विनम्र राष्ट्रवाद हो गया, इधर उग्र हो गया। जैसे विनम्र में शांति और अहिंसात्मक विचारधारा जैसे कांग्रेस के नरमपंथी, उग्र और हिंसात्मक विचारधारा जैसे भारतीय राजनीति के गर्मपंथी नेता। राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे जागृत होना, राष्ट्रीयता की भावना तीव्र गति से, अनुनय विनय की राष्ट्रीयता, संघर्ष और विरोध की राष्ट्रीयता। लेकिन इन्होंने यहीं पे समाप्त कर दिया। इसमें 3-4 पॉइंट्स और आता, लेकिन हमारा यहाँ मकसद क्या है ये देखना कि सबसे पहले ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि नहीं। उसके बाद अगला, भारत में राष्ट्रवाद के विकास की अवधारणाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उभरी और विकसित हुई। अब इन्हें कितना अच्छा सेंटेंस लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लाइन लिया है। सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो उपनिवेशिक शासन के दौरान उत्पन्न हुए, जिनमें प्रमुख कारक निम्नलिखित थे। देखो यहाँ पे मैं अपना आंसर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन है आपके जैसे स्टूडेंट के साथ। तो आप ये कंपेयर करके देखिए कि ये जो आंसर आया है, आप जो आंसर लिख रहे हो, तो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ आपको सुधारना है और किस स्टैंडर्ड पे खुद को लेके जाना है। फिर उसके बाद है अंग्रेजी भाषा। अब क्या क्या फैक्टर था, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। विदेशों से संपर्क, अब इसमें देखिए विदेशों से संपर्क होने के कारण स्वतंत्र वातावरण, विचार आंदोलन का प्रभाव भारत पे पड़ा। राजनीतिक एकता, अंग्रेजी शासन के दौरान पूरे भारत को एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई जो पहले किसी राजा के द्वारा नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता जागृत हुई। यातायात के साधन में वृद्धि, विद्रोह का दमन, दमन का मतलब 1857 की क्रांति हो या अन्य विद्रोह हो, इसका क्रूरतापूर्वक दबाने की नीति ने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबाने की नीति ने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, भारतीय को हीन समझना, सुधारवादी आंदोलन, कई सारे सुधारवादी आंदोलन हुए। अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण, अब अंग्रेज शुरू से अंत तक भारत का शोषण करते रहे। 1813 के अधिनियम द्वारा भारतीय उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया, जिससे बेरोजगारी तथा भूखमरी बढ़ गई। इन आर्थिक समस्याओं के कारण लोगों में ब्रिटिश के प्रति असंतोष बढ़ा और राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद उपरोक्त कारकों को भारत के राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास का क्रम माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद एक सतत और धीमी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे पूरे देश में फैलने में 200 वर्ष लगे। राष्ट्रवाद ने भारत को कई आंदोलनों के मुख्य अभिभावक, नई दृष्टि और नेतृत्व दिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन है। खैर, यहाँ पे जो अब मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। सवाल क्या था? पहला, राष्ट्रीयता का विकास। दूसरा, विनम्र और उग्र राष्ट्रीयता। यहाँ राष्ट्रीयता का से आप क्या समझते हैं ये तो लिख दिया इन्होंने। विनम्र और उग्र में थोड़े पॉइंट्स और दिए जा सकते थे।
उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ, तो उसके जो जो कारक थे वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। इंट्रोडक्शन के साथ एक कंक्लूजन दे दिया और आंसर पूरा हो गया। अच्छा आंसर लिखा हुआ था। एक और पहले समझिए, आंसर को सुनिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे हैं, फिर डिस्कस करेंगे इस पर। अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में जनजातीय आंदोलन की, सुन देखिए क्या है, जनजातीय आंदोलन की विशेषता का उल्लेख करें। बिरसा आंदोलन आखिर क्यों असफल हो गया। यहां इसको मैं एक एक लाइन यहां पढ़ूंगा। पहला, ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों, जमींदारी प्रथा, जनजातियों के रीति रिवाज में हस्तक्षेप इत्यादि के कारण से हिंसात्मक और तीव्र विद्रोह हुआ, जिसे जनजातीय आंदोलन कहते हैं। चलो ठीक है, जैसे संथाल, मुंडा, खासी, ये सब। 1857 से पूर्व हो रहे जन आंदोलनों में जनजातीय आंदोलन महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत अच्छा लाइन है, एक अच्छा लाइन है, क्योंकि हम ट्राइबल मूवमेंट के बारे में लिख रहे हैं। अब उसके फीचर क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी कोई कारण नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, सीधा फीचर। इन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिखा और सीधे फीचर पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब जनजाति एक विशिष्ट और अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। आंदोलन के दौरान उनका विशिष्ट क्षेत्र के प्रति इनकी राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। जनजातियों ने सभी बाहरी लोगों को शत्रु के तौर पर नहीं देखा, यह भी रियल विशेषता है, क्योंकि जो भी धोबी, नाई इस तरह के काम करते थे उन्हें परेशान नहीं किया, परेशान उन्हीं को किया जिन्होंने इनको परेशान किया था। इस आंदोलन में महाजनों एवं व्यापारियों के प्रति असंतोष और हिंसात्मक कार्रवाई देखने को मिली। इनके पास आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की कोई ठोस योजना नहीं थी, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, फिर भी यह आंदोलन शक्तिशाली बना देते थे। अधिकतर विद्रोह का नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया और अपने लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाहरी लोगों के द्वारा उन्हें दिए गए दुखों का अंत करने का वचन दिया, यानी जैसे बिरसा मुंडा। आदिवासी आंदोलन शुरू से ही अभिशप्त थे, क्योंकि उनके पास अपने शत्रु के युद्ध के लिए परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। यानी परंपरागत हथियार से इन्होंने चमत्कारी शक्तियों में ये विश्वास रखते थे। अब आगे, जनजातीय आंदोलन पूरी तरह से सुसज्जित और सुनियोजित नहीं होते थे, फिर भी यह आंदोलन अंग्रेज और जमींदारों को परेशान किए रहते थे, जिन्हें बहुत ही क्रूरता से दबा दिया जाता था। एक अच्छा बीच के बॉडी के बीच में एक अच्छा लाइन है। अब देखिए यहां पे, अब बिरसा मुंडा का क्या पूछा गया है, एक बार यहां फिर से देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल क्यों हो गया। कोई कारण नहीं, कोई परिणाम नहीं, कुछ नहीं। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहां से लिखना शुरू किया कि भारत में हुए जनजातीय आंदोलन की विकास धारा में 1890 के दशक में हुई बिरसा मुंडा आंदोलन का सबसे ज्यादा सशक्त, सर्वाधिक विस्तृत और जनजातीय विद्रोह की चरमोत्कर्ष माना गया है। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन्होंने दे दिया, कसा हुआ इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, एक भी लाइन फालतू नहीं। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन की पृष्ठभूमि 1765 ईस्वी में लागू हुए दीवानी प्रथा से तैयार होती है, जो 1890 के दशक में भयानक विद्रोह के रूप में नजर आती है। ब्रिटिश प्रभाव के परिणाम स्वरूप मुंडा समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप हुआ, जो विद्रोह का कारण बना। एक और छोटा सा इन्होंने रीजन बता दिया और सीधा आ गए कि यह असफल क्यों हो गया। पहला, अंग्रेजों, बिरसा आंदोलन के विफल होने के कारण भी अन्य जनजातीय आंदोलन की तरह था, जो निम्नलिखित है। ये बहुत ही उम्दा लाइन है, बहुत ही कमाल का लाइन है, आप कहीं पे भी इसको डाल सकते हैं। अगला है, अंग्रेजों के आधुनिक हथियार और सैन्य क्षमता। यह आदिवासी आंदोलन बिरसा आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण था। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार एवं प्रशिक्षित सेना थी, जबकि बिरसा आंदोलन के आदिवासी अप्रशिक्षित थे। इनके पास परंपरागत हथियार, तलवार, धनुष, बाण, हाथ की कुल्हाड़ी इत्यादि थी। अगला, आंदोलन का प्रसार। बिरसा आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय रहा, परंतु इस आंदोलन से शेष आदिवासी, ग्रामीण, शहरी ये क्षेत्र अछूते रह गए, जिसके कारण आंदोलन सफल नहीं हो सका। यानी आंदोलन का एरिया, आंदोलन में संगठन और एकता का अभाव, यानी बिरसा मुंडा पर तो लोग विश्वास करते थे, परंतु इनमें एकता का अभाव रहा। बिरसा के सहयोगी ही अंत में बिरसा मुंडा को पकड़वा देते हैं। धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना। आंदोलन में बिरसा मुंडा ने धार्मिक आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का ज्यादा सहारा लिया।
मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कहा और भगवान के प्रति गजब की शक्ति की चर्चा की। कितना अच्छा लाइन है, आप लाइन देखिए, कितना कमाल का लाइन है। लेकिन सिर्फ आस्था और साहस से अंग्रेजों से ज्यादा दिनों तक लड़ना संभव नहीं था, अतः यह आंदोलन को दबा दिया गया। उसके बाद अगला है कि जनजातीय आंदोलन में अपने क्षेत्र की राष्ट्रीयता की झलक दिखलाई पड़ती है। यद्यपि कोई भी जनजातीय आंदोलन अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना एवं आंदोलन की आधारशिला रखने का कार्य किया। एक कमाल का इंट्रोडक्शन। तो कुल मिला के जो है इतने माने एक इसमें बहुत सारा कुछ है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, बट आप एक बार इसको देखिए। आपको जिनको भी लगता है कि वो चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, आप देखो इसको। सवाल क्या था, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। बिरसा जनजातीय आंदोलन के फीचर बताने और बिरसा आंदोलन क्यों फेल कर गया। इसमें क्या क्या खासियत है, एक कसा हुआ इंट्रोडक्शन, एक शानदार कंक्लूजन, बीच के बॉडी में उन सारे एस्पेक्ट को पकड़ा गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और वही चीज लिखा गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। शब्दों का सिलेक्शन कमाल का, सेंटेंस बिल्कुल कसा हुआ, एक भी लाइन बेकार की नहीं, कोई भी कहानी नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक शानदार आंसर लिखा गया है। अगर आप इस तरह का आंसर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इस लेवल पे आने के लिए खुद को इम्प्रूव कीजिए। तो ये एक बेहतरीन आंसर मैंने इसलिए शेयर किया कि जो लोग तैयार स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, वो इसको देख सकते हैं। चलिए इसी तरह के वीडियोस के साथ आगे भी मिलेंगे।